गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक राज्य एवं अर्थव्यवस्था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच अनेक राजपूत राज्य स्थापित हुए। राजपूत का शाब्दिक अर्थ है राजा का पुत्र। इन्होंने 5 शताब्दियों से भी अधिक उत्तरी भारत की राजनीति में ये छाए रहे और इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहकर पुकारा जाता है। उस समय प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चौहान, चंदेल, कलचुरी, पाल, सेन आदि अनेक प्रसिद्ध राजपूत वंश थे जिन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था का विकास किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली व्यक्ति सामंत राजा से भूमि प्राप्त करता था और बदले में युद्धों के समय सैनिक सेवा प्रदान करता था। इनकी शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी और उसमें शिक्षा और साहित्य में विकास हुआ। लेकिन राजपूतों में एकता का अभाव था और वो एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को पराजित करने व नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास करते रहते थे। राजपूतों के विषय में जयदेव की गीत गोविंद, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, कल्हण की राज तरंगणी आदि पुस्तकों से बहुत जानकारी मिलती है। प्रश्न ये है कि राजपूत कौन थे? इतिहासकारों में मतभेद है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत आबू पर्वत के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। दूसरे इतिहासकार इनको विदेशी मानते हैं। राजपूत स्वयं को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मानते हैं, परंतु आधुनिक विद्वान इन्हें मिश्रित जाति की संतान कहकर पुकारते हैं। जब राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतने अधिक मत प्रचलित हों तो ये कहना कठिन हो जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इनकी उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता है उसमें मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत वाली है। राजपूत न तो पूरी तरह विदेशी थे और न ही पूर्णतः भारतीय थे। वे भारतीय और विदेशी जातियों के मिश्रित संतान थे। समय समय पर शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किए और ये जातियां धीरे धीरे भारत में ही बसने लगी। आरंभ में इन जातियों ने पंजाब व राजस्थान में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया। कालांतर में इन लोगों ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल गए। इस प्रकार भारतीय और विदेशी जातियों के आपसी मिश्रण से ही चौहान, प्रतिहार, परमार, सिसोदिया आदि राजपूत वंशों का जन्म हुआ। चंदेल, कलचुरी, राठौर, राष्ट्रकूट आदि राजपूत वंशों की उत्पत्ति गौड़, भार इत्यादि देश की विभिन्न जातियों से हुई। आरंभ में विदेशी तथा भारतीय वंशों के आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, परंतु बाद में आपस में समझौता करने लगे थे। उत्तर भारत के मुख्य राजपूत वंश जो थे उनमें प्रमुख थे कन्नौर के गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी में अवंती में नागभट्ट प्रथम ने की। ये गुज्जर जाति से संबंध रखते थे। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में स्रोतों के अभाव के कारण कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। इनमें जो लक्षण हैं वो रघुकुल से संबंध रखते हैं, जो अपने बड़े भाई रामचंद्र का प्रतिहार अथवा द्वारपाल था। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से पता चलता है कि प्रतिहार गुज्जर वंश की एक शाखा थी और उनके पूर्वज राजाओं के प्रतिहार यानी द्वारपाल होते थे। भारत के गुज्जरों से अवश्य ही कोई न कोई इनका संबंध था। उनके पूर्वज राजमहलों में महत्वपूर्ण नौकरियां करते थे और बाद में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इसके पश्चात इनमें अरब में भी इन गुज्जर जाति से इनका संबंध बताया गया है। इन्हें गुज्जर प्रतिहार कहकर पुकारा जाता है। नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम राजा था। वे योग्य और उसके बाद वाले जो थे 2 अन्य शासक बारी बारी गुज्जर प्रतिहार राज्य गद्दी पर बैठे, लेकिन वे शक्तिशाली नहीं थे। परिणाम स्वरूप 778 ईस्वी में वत्सराज गद्दी पर बैठा, जिसने प्रतिहार राज्य का विस्तार उत्तर की ओर किया था। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय बना। वह भी एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उसने 805 से 833 ईस्वी तक शासन किया।
उसने चक्र युद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। और फिर बाद में उन्होंने 833 से 836 ईस्वी तक शासन किया। नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के बाद रामभद्र ने, वह एक योग्य और शक्तिशाली शासक नहीं था और उसके शासनकाल में पाल वंश के शासकों ने कई बार आक्रमण किए। रामभद्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मिहिर भोज शासक बना। वह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया और उसने गुज्जर प्रतिहार राज्य की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने अनेक विजय प्राप्त की। उसके राज्य में पंजाब, आगरा, ग्वालियर, अवध, अयोध्या, कन्नौज, मालवा, राजपूताना आदि के प्रदेश शामिल थे। उसने वेदपाल को बुरी तरह पराजित किया। उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उसे दक्षिण की ओर भगा दिया। इसी बीच पाल शासक वेदपाल की मृत्यु हो गई और नारायणपाल पाल वंश का शासक बना। वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था और भोज ने उस पर भी आक्रमण किया और पश्चिमी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। वो एक विजेता होने के साथ साथ कुशल शासक प्रबंधन था और उसके राज्य में पूर्ण शांति की व्यवस्था थी। उस गुज्जर प्रतिहार के बाद बंगाल के पाल तथा सेन वंश, पाल वंश 8वीं शताब्दी में गोपाल ने बंगाल में वंश की स्थापना की। उसने 750 से 770 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने उदांतपुर में एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। उसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। वो पाल वंश का सबसे महान शासक था, उच्च कोटि का सेनापति था। उसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। 810 ईस्वी में धर्मपाल की भी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी वेदपाल गद्दी पर बैठा। वह भी अपनी पिता की तरह महान शासक था। उसके बाद महीपाल बंगाल का शासक बना और वह बंगाल का अंतिम वीर शासक सिद्ध हुआ। इस पाल वंश के बाद सेन वंश, 12वीं शताब्दी के आरंभ में विजय सेन ने बंगाल में स्वतंत्र सेन वंश की स्थापना की। उसने लगभग 35 वर्षों तक शासन किया। चूंकि इस वंश के शासकों के नाम के पीछे सेन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें सेन वंश कहते हैं। इसका संस्थापक सामंत सेन था, जो दक्षिण से आया था। विजय सेन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जो कि महत्वाकांक्षी था। उसने पाल वंश के शासकों को पराजित कर बंगाल पर अधिकार किया। उसने नेपाल, मिथिला, कामरूप के शासकों को पराजित किया। वह शिव का उपासक था। विजय सेन के बाद बल्ला सेन शासक बना। वह भी प्रसिद्ध शासक था। उसने 1158 से 1170 ईस्वी तक शासन किया और उसने ब्राह्मणों क्षत्रियों की नए ढंग से जातियां बनाई। इसके बाद उनके बालासेन की मृत्यु के बाद लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा, लेकिन वो योग्य नहीं था और वह इस वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित करके बंगाल पर अधिकार किया और तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत की राजनीति खराब हो गई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और जिसके परिणामस्वरूप राजधानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। इस संघर्ष को भारत के इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं, जो 200 वर्षों तक जारी रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण थे, पहला था उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समस्त उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। उसमें कन्नौज का राजनीतिक महत्व अधिक था और कोई भी इस दौर में शक्तिशाली शासक नहीं था जो देश में राजनीतिक एकता स्थापित कर सकता था। सभी अपने अपने राज्य का विस्तार चाहते थे और कन्नौज इन सब के निशाने पर था। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। 8वीं शताब्दी में भारत में गुज्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट जैसे शासकों की राज्यों की स्थापना हुई। ये सभी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे और ये अपने जो छोटे राज्यों से संतुष्ट नहीं थे, अतः इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करना चाहा। कन्नौज की भौगोलिक स्थिति। कन्नौज की भौगोलिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। वह गंगा के तट पर था और इसका अधिकतर
भाग मैदानी और उपजाऊ था। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था और इसी नगर का महत्व उसी प्रकार था जैसे पाटलिपुत्र का महत्व मौर्यों और गुप्त काल में था। अतः सभी इस पर अपना अधिकार चाहते थे। कन्नौज का आर्थिक महत्व भी अधिक था क्योंकि यहाँ का मैदान उपजाऊ था और यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगती थी। गंगा से यहाँ पर सिंचाई होती थी और सभी मार्गों से यहाँ पर व्यापार होता था। सभी गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट सभी इसके ऊपर कब्जा करके अधिक धन कमाना चाहते थे। इसका सांस्कृतिक महत्व भी अधिक था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और इसके चारों ओर बनारस, इलाहाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा आदि नगर थे जो इस समय शिक्षा, साहित्य और धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। हर्ष ने अनेक बार धर्म सभाओं का आयोजन कराया था और सभी इसके महत्व को जानते थे और कन्नौज को सभी जीतना चाहते थे। कन्नौज के शासक दुर्बल थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो उसकी रक्षा कर सकता था। अतः मौके का फायदा उठाकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों ने इस पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसके त्रिपक्षीय संघर्ष के चरण थे। प्रथम चरण में उपयुक्त कारणों से संघर्ष आरंभ हुआ था और इस संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने भाग लिया। 783 में प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक वत्सराज ने एक विशाल सेना सहित कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्रायुध कन्नौज का शासक था जो दुर्बल था। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज को ने एक बड़ी विशाल सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उस समय इंद्रायुध कन्नौज का शासक था जो दुर्बल था और उसने वत्सराज ने उसे बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद उसी समय कन्नौज की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भी वत्सराज को बुरी तरह से हरा दिया और इंद्रायुध से धन लेकर उसे गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद द्वितीय चरण आरंभ होता है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की दक्षिण पहुंचने वाले के पश्चात मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा। वह पाल शासक धर्मपाल से घृणा करता था और इसी समय नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश की गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और चक्रा युद्ध को हराकर इस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने धर्मपाल को हराकर अनेक प्रदेशों पर अधिकार किया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने भी उत्तरी भारत की राजनीति में भाग लेने का निश्चय किया और उसने धर्मपाल से समझौता कर लिया और उसने पाटलिपुत्र में भी अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, परंतु कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा चरण आया। गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा, परंतु वह आंतरिक समस्याओं में उलझा रहा। दूसरी ओर प्रतिहार वंश का नया शासक रामभद्र की अयोग्य एवं निर्बल सिद्ध हुआ। उसके राज्य में अव्यवस्था फैल गई। परिणामस्वरूप वेदपाल ने उसे पराजित कर किया और इसके पश्चात रामभद्र उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम को हराने में सफलता प्राप्त की और इसके बाद वेदपाल की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी विग्रहपाल अयोग्य थे और उस समय में पाल वंश का पतन आरंभ हो गया था और परिणामस्वरूप प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। चौथे चरण में कन्नौज को अपने राज्य में राजधानी बनाने से प्रतिहार वंश की शक्ति प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और मिहिर भोज प्रथम ने साम्राज्य में का दूर दूर तक विस्तार किया। उसने पाल शासक नारायणपाल को हराकर उसके राज्यों के अनेक क्षेत्र छीन लिए। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद महेंद्रपाल प्रतिहार राज्य गद्दी पर बैठा, लेकिन वो भी खूब योग्य शासक था। उसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया और जब तक जीवित रहा पाल और राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नौज पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इस चरण में कन्नौज पर प्रतिहार वंश का दबदबा बना रहा। पांचवें चरण में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल की मृत्यु हुई और उसके बाद महिपाल गद्दी पर बैठा। वह योग्य नहीं था और उसने गद्दी पर बैठते अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर की ओर करने का प्रयास किया। उसने एक युद्ध में महिपाल को पराजित किया। महिपाल राजधानी कन्नौज छोड़ करके भाग गया। राष्ट्रकूटों ने यहाँ खूब लूटपाट की और इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम हुए। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिहारों एवं पालों की शक्ति का बहुत उत्थान हुआ। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कन्नौज पर अधिकार करने का निर्णय हुआ, जिस पर कई बार संघर्ष हुआ।
राष्ट्रकूट शासक साम्राज्यवादी थे। वे कन्नौज की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था से बहुत परिचित थे। उनके लिए कन्नौज में रहकर शासन करना कठिन था, अतः वे कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप करते तो एक भारी धन संपत्ति लूटकर वापस चले जाते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष से जनधन की बहुत हानि हुई। कन्नौज को लेकर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच लगभग 2 शताब्दियों तक संघर्ष चले और इसमें न केवल धन पाने की तरफ बहाया गया बल्कि युद्ध में लाखों लोग भी मारे गए। महमूद गजनवी ने कन्नौज के शासक को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर कर दिया और इसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचंद को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के क्षेत्रों में सामंती राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चालुक्य, चंदेल, चौहान और चोल शामिल थे। इस कारण से इनकी केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और स्थिति का लाभ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उठाया। उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिहार पालों राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये तीनों ही शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करना चाहती थी। यह संघर्ष इनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। कालांतर में कन्नौज पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन करेंगे, हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।